बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, राय अपनी अपनी में हमेशा एक अच्छी डिस्कशन पेश करने की कोशिश की जाती है और आज का जो हमारा प्रोग्राम है और भी अहमियत का हामिल इसलिए भी है कि आज हम अपने प्रोग्राम में हुकूमत की 65 दिन की कारकर्दगी पर बात करेंगे। आज चूँकि 65वां दिन है उनकी हुकूमत को संभाले हुए और बाकायदा उन तमाम पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे जो वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब ने अपने कौम से पहले खिताब और इलेक्शन से पहले जो मंशूर उनकी तरफ से दिया जाता रहा है उसमें आवाम से वादों की सूरत में किए हैं। नाज़रीन, 19 अगस्त को वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम के सामने जो मसाइल रखे और दावा किया, वादा किया उन्हें हल करने का, उस पर ज़रा नज़र डाल लेते हैं, फिर वापस आते हैं, डिस्कशन करते हैं। हमने अपने 2.25 करोड़ बच्चे जो बाहर पड़े हैं, हमने ये जुल्म नहीं होने देना अपनी कौम से। हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है। या ये मुल्क बचेगा या ये करप्ट लोग बचेंगे। हुकूमत पूरी मदद करेगी इंडस्ट्रीज की। सारे पाकिस्तान के अंदर हेल्थ कार्ड लेके आएंगे। वो पाकिस्तान है नंबर 7 पे जो सबसे ज्यादा मुतासर होगा, जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। पूरा जोर लगा रहे हैं, पहले शहरों में कैसे पानी, फिर हमने कैसे पानी को बचाना है। किसानों के लिए हमने पूरी कोशिश करनी है कि उनको नए तरीके बताए जाएं कि पानी किस तरह बचा सकते हैं। हमने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। पहले तो हम FBR को ठीक करेंगे, उसके बाद मैं अवाम को ये एतमाद दूंगा कि आपके टैक्स की मैं हिफाजत करूंगा। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर सारी पार्टीज मानी हुई हैं। इंशाल्लाह ये हम पूरी तरह इंप्लीमेंट करेंगे। अगर इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए मैं खुदकुशी कर लूंगा बजाय पैसे मांग। मैं इंशाल्लाह आप सबको, आपने मेरी टीम बनना है और मैं आपको अब ये जिधर हम खड़े हैं मैं आपको मुकाबला करके दिखाऊंगा। गुर्बत ख़त्म करना, वाटर सेविंग, पैसा वापस लाना, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, सूबा जनूबी पंजाब, इकॉनमी, पुलिस को ठीक करना, इसके अलावा स्पीडी जस्टिस सिस्टम और सिविल सर्विस रिफॉर्म्स और भी बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी और आपने यकीनन ये वाला खिताब भी उनका बड़ी तफसील से सुना होगा। इनमें से जिन पर जितना काम हुआ, जिन पर काम बिल्कुल नहीं हुआ या टास्क फोर्स बन गई, ये सब आज हम अपने प्रोग्राम में सामने लाएंगे और ये भी बात करेंगे कि पिछली हुकूमतें जिस मामले पर कमेटियां बना देती थी और भूल जाती थी, क्या टास्क फोर्स जो मौजूदा हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बनाई जा रही है, कहीं ये कमेटी का सब्स्टिट्यूट तो नहीं है। आज बात करेंगे नाजरीन कि नए पाकिस्तान में अब तक नया क्या है। अपने मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूँगी। रिशाद अहमद आरिफ साहब लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ हैं। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। राव खालिद साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। राजा आमिर अब्बास साहब साबिक डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी डिस्कशन में हमारा साथ देंगे। सर, प्रोग्राम में आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। सर, आपको भी वेलकम करती हूँ। शाह साहब, स्टार्ट अगर आपसे करूँ, 2 पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगी स्टार्ट में मैं आपसे। एजुकेशन और हेल्थ, तालीम की अगर हम बात करते हैं तो कुछ दावे किए गए थे खान साहब की तरफ से। मसावी निसाब सिस्टम का था एक, और कुछ जो सरकारी स्कूल थे उनमें रिफॉर्म्स लेकर आना और वहाँ पर बच्चों का मोराल जो है वो बुलंद करना, स्टैंडर्ड अप करना। हालत पर उन्होंने कोई अब तक एक्शन नहीं लिया है, इवन कि कोई ऑर्डर्स भी पास नहीं हुआ। और हेल्थ की अगर बात की जाए तो सेहत के हवाले से भी उन्होंने कोई बड़ा फैसला नहीं किया है। एक अच्छा फैसला उनका सामने आया है, थर के लिए सेहत इंसाफ कार्ड की फराहमी का उन्होंने ऐलान किया है। सरकारी अस्पतालों की शासब वही सूरत हाल है। हाँ, पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर हमें काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। क्या कहेंगे इन दोनों पॉइंट्स पर? देखिए, एक तो बात हमें माननी चाहिए, 65 दिन में से कुछ छुट्टियाँ अगर निकाल लें तो ये इतना बड़ा अरसा नहीं है कि किसी हुकूमत की परफॉर्मेंस को जज किया जा सके। हम उनकी कारगुजारी का ईमानदारी से जायज़ा लें और उसमें खामियां निकालें या उसके अचीवमेंट्स को देखें। कि ज़ाहिर बात है, प्लानिंग करनी होती है। बिगाड़ है, मैं 70 साल का बिगाड़ तो नहीं कहता। ये हमारा बिगाड़ जो शुरू हुआ है वो 70s से शुरू हुआ है और उसके बाद फिर चलता गया है। तो कोई बहुत बड़ी मुद्दत नहीं है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो नज़र आनी चाहिए। क्योंकि खान साहब ने जब वादा किया था, एक तो उनको ये हकीकत पेश नज़र रखनी चाहिए थी कि ये बिगाड़ बहुत ज़्यादा है। दूसरा, उनको ये भी जहन में रखना चाहिए कि उनका जो वोटर है, जो सपोर्टर है, वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है। मुतवस्सित यानी ऊंचे मुतवस्सित तबके का, निचले मुतवस्सित तबके का, उनमें बेसब्री ज़्यादा होती है। ज़्यादातर ये सैलरीड क्लास है, कम आमदनी वाले लोग हैं। हमारा जो गरीब है वो आदी हो चुका है दुख सह सह के, वो उसके अंदर सब्र का जज्बा है बहुत पैदा हो गया है। वो
क्यों नहीं करता, अमीर तबके को परवाह ही नहीं है इस बात की। हम तो यहाँ पर बैठे हैं ना ये देखने के लिए कि नहीं, अब इसके बाद इसी की रोशनी में बात कर रहा हूँ कि उन्हें ये जहन में नशीन होना चाहिए कि यहाँ सब्र बहुत ज़्यादा नहीं किया जाएगा। अब जहाँ तक निसाब तालीम का ताल्लुक है, ये ठीक है, एक दिन की बात नहीं है, लेकिन हमें जिस तरह फवाद चौधरी साहब वक्तन फ़वक्तन आते हैं प्रेस के सामने, मीडिया के सामने, और जो उन पर एतराज़ात हो रहे होते हैं या जो चीज़ें उनकी सियासत से मुतल्लिक़ होती हैं उसका वो भरपूर जवाब देते हैं, वजाहतें पेश करते हैं। लेकिन उन्हें कम अज़ कम और उनके साथियों को जो बोलने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं, शौकीन हैं, उनको ये बताना चाहिए कि निसाब तालीम के सिलसिले में, यकसा निसाब तालीम के सिलसिले में क्या हो रही है। ठीक है, अगर कोई कमेटी बनी है उस कमेटी में कौन लोग हैं, ताकि अवाम को पता हो कि ये लोग इस काबिल हैं भी सही या नहीं। बिल्कुल सही। मसलन उनको सरकारी स्कूलों में दाखिले का जो एक वादा किया था या दावा किया था कि जी बड़े स्कूलों से, अंग्रेजी स्कूल से निकाल के लोग उधर आएंगे, तो उस पर कितनी पेशरफ्त हुई ये तो हमें रोज़ाना की बुनियाद पर बताना चाहिए। दुनिया भर में, अमेरिका में, चाइना में रोज़ाना जो मुख्तलिफ महकमों की रोज़ाना ब्रीफिंग्स होती हैं, यहाँ क्यों नहीं हो सकती? डेली बेसिस पे ब्रीफिंग हूँ, जो सवालात उठ रहे हूँ मीडिया के, वो मीडिया की तरफ से या अवाम की तरफ से या मुखालफिन की तरफ से एक मैकेनिज्म हो, हर जगह पे वज़ीर इत्तलात ना आए, एक सिस्टम के तहत सवाल काम होता हुआ नजर भी आए, इदारों से भी काम होता हुआ नजर आना चाहिए। इसी तरह हेल्थ कार्ड का इन्होंने वादा किया था, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो उसका क्या बना? 60 दिनों में हेल्थ कार्ड जारी नहीं हुए, लेकिन वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, उनका क्या मुस्तकबिल है? जी हाँ, इल्म होना चाहिए कम अज़ कम। ठीक है। अच्छा राव साहब, आपसे बात करूंगी एग्रीकल्चर पॉलिसीज और डैम्स इशू के ऊपर। सर, एग्रीकल्चर पॉलिसी में हमने देखा है कि हुकूमत में आने से पहले भी इमरान खान साहब ने बड़े दावे किए, बड़े वादे करते रहे हैं वो किसानों को रिलीफ देने के लिए, और साबिका हुकूमत पर तनकीद भी करते रहे। अब तक सर हमने देखा कोई जामे हिकमत अमली नहीं है, फुकदान नज़र आता है। अभी तक कोई ज़रई पॉलिसी या एग्रीकल्चर पैकेज का कोई हमें कहीं से आवाज़ आती दिखाई नहीं देती। हाँ, बल्कि उल्टा जो यूरिया है उस पर सब्सिडी के खात्मे और बिजली की कीमतों की जो बातें हो रही हैं कोई बढ़ाने की, उससे किसान जो शदीद मुश्किलात का शिकार है। अगर डैम की बात की जाए तो यहाँ पर पॉजिटिव काम हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत इसके ऊपर मिलकर काम कर रहे हैं, काम होता नजर भी आ रहा है और सीरियस भी लिया जा रहा है। क्या कहेंगे इन दोनों पॉइंट्स पर? देखिए, बहुत गंभीर मसाइल हैं हर शुबे में ऑब्वियसली, और उसका जो उसको जज जो करना चाहिए, बेसिकली जो मसाइल की शिद्दत है उसके तनासुब से जज करना चाहिए कि किस तरह का काम हो रहा है। बिल्कुल सही। ये बिल्कुल ठीक है। ज़राअत हमारे कहते हैं मईशत की रीढ़ की हड्डी है हमारी, तो उस रीढ़ की हड्डी को तो हमने कभी सीधा करने की कोशिश ही नहीं की। ख़ासतौर पे मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर के हवाले से उनके अपने MPs जो हैं, जो हमारे दोस्त हैं, कुछ फार्मर्स हैं, उनकी बैकग्राउंड वो है, वो कहते हैं जब भी ये आते हैं किसान का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो वो बुनियादी तौर पे जो इस मईशत को ठीक करने के लिए जहाँ और बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ सबसे बुनियादी बात यह है कि आप अपनी ज़राअत को किस तरह से खड़ा करेंगे। ज़राअत आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी बुनियादी तौर पे सपोर्ट करती है। आपके इंटरनली जो है किसान अगर खुशहाल होता है, उससे मुतल्लिका बहुत से लोग खुशहाल होते हैं। उसका चाहे मुजारा है, चाहे वो कोई दुकानदार है, चाहे कोई सनतकार है, सबको उससे फ़र्क पड़ता है। उसकी परचेजिंग पावर, किसान क्योंकि तादाद ज़्यादा है, उस कम्युनिटी की परचेजिंग पावर बढ़ती है, तो ओवरऑल उसका इम्पैक्ट एक आता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, सिवाय इसके कि एक्सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करके किसान को गंदम की या कपास की खुश कर दिया जाता है। दूसरा, जो हमने रिसर्च के मामले में हम बहुत पीछे चले गए हैं इस पे। ये बात दुरुस्त है, मैं एग्री करता हूँ कि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी इस पे एज सच नहीं दी गई, जो कि उनको देनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि वो किसान के लिए किस सिमत लेके जाना चाहते हैं मुल्क की ज़राअत को। कम से कम सोच तो रहे हैं ना। जहाँ तक हाँ जी रिसर्च के हवाले से हम देखें कि हमने जो हमें सीड चाहिए उसके लिए, जिसकी वजह से आपकी जो फसल है वो ज्यादा हो, उस पर हमने काम बिल्कुल छोड़ दिया। हमारे पास बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशंस भी रहे, उनका काम भी बहुत था, लेकिन बहुत अरसे से हमने पॉइंट आ गया आपका। जनरल साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। सर, नेशनल सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, सरहद को सिक्योर करने की बात की, खान साहब ने खारजा पॉलिसी को इंडिपेंडेंट करने की बात की। खारजा पॉलिसी में हमने देखा कि भारत की जानिब हमने एक कदम बढ़ाया, भारत 2 कदम पीछे ले गया, अब उसके बाद कोई स्टेप नजर नहीं आ रहा। क्या कहेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खारजा पॉलिसी का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं समझता हूँ पहले से उसकी डायरेक्शन बेहतर है, क्योंकि ये तो इन एनी केस एक प्रोसेस है जहाँ हम पाकिस्तान की हमेशा से ये ख्वाहिश और पॉलिसी रही है कि तमाम हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हों और ताल्लुकात ऐसे हों कि उनके साथ तिजारत भी की जा सके, दोस्ताना हों। ये एक तरफा अमल नहीं है, ये दो तरफा है। अगर हमने कोशिश की और भारत नहीं माना तो उसका लाजमन उसका जो मैं समझता हूँ भारत के ऊपर ही उसका इल्ज़ाम आयद होगा कि उन्होंने ये काम नहीं होने दिया। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट का जो होता है, जिसको आपने प्रोजेक्ट करना है या उनका दिफा करना है, उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हुकूमत की डायरेक्शन दुरुस्त है। आपने भारत की तरफ अमन का हाथ ज़रूर बढ़ाया, लेकिन नेशनल मामला जो आपके थे, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने यूनाइटेड नेशन में जाके तकरीर की, वो तकरीर अगर आप उसको पॉलिसी के तौर पे ले लें तो ना सिर्फ वहाँ पे बहुत अच्छी तरह अपनी पॉलिसी को वाजे करके बताया, बल्कि वो पॉइंट्स हैं जिन पे आज भी आप बात कर रहे हैं। कश्मीर का जिक्र जो है वो आप फवाद चौधरी की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें या उसमें उनके डेलीगेशंस वगैरह जो आते हैं उनके साथ बात करें तो लगता है कि हुकूमत को एहसास है इस चीज़ का कि हमने भारत के साथ अपने मामला ठीक करने हैं, लेकिन नेशनल कॉज, नेशनल जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके ऊपर हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी जो है वो पहले की निस्बत डेफिनेटली एक बेहतर डायरेक्शन में जा रही है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आपके पास एक पार्लियामेंट है, आपके पास एक फोरम है, आप एडवाइजर्स रख सकते हैं, जिस तरह के फाइनेंस के लिए आपने इकोनॉमिस्ट रखे हैं। आप इसी तरह हमारे पुराने जो बाज़ मशहूर एम्बेसडर्स हैं जो लिखते लिखाते भी रहते हैं और बाज़ इंस्टीट्यूट्स भी और थिंक टैंक्स चला रहे हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं ताकि फॉरेन पॉलिसी जो है बड़ी मजबूत बुनियादों के सामने आए और लॉन्ग टर्म यूटिलाइज होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसको पार्लियामेंट से पजीराई मिले। ठीक है शौकत यूसुफ साहब, अगर 1 करोड़ नौकरियां देने का जो वादा उन्होंने किया अभी हमने देखा, उस पर कोई प्लानिंग, कोई मुशावरत नजर नहीं आ रही, कोई टास्क फोर्स हमें नजर नहीं आ रही। हाँ, 50 लाख घर बनाने की उन्होंने बात की, वादा किया, उस पर काम शुरू हो चुका है, काम चल भी रहा है। क्या कहेंगे, कमी कोताही कहाँ पर है? क्यों इसके ऊपर बात नहीं की जा रही, क्यों इसके ऊपर मुशावरत नहीं की जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मेरे ख्याल से थोड़ी बात को समझने की जरूरत है। जिस तरह हमें ये मुल्क हवाले हुआ है और जिन मुश्किलात से पाकिस्तान दो चार है इस वक्त, न सिर्फ ये कि अंदरूनी माशी तौर पे, बैरूनी तौर पे बहुत सारे चैलेंजेस है। अब उसमें एक डायरेक्शन फिट करनी है और डायरेक्शन के लिए 100 डेज दिए गए हैं। अब ये कि किसी महकमे ने कोई काम करना है तो 5 साल के लिए इलेक्ट किया है गवर्नमेंट को लोगों ने। उस 5 साल के लिए हमेशा से हमने देखा है कि कोई भी हुकूमत वो आके जल्दी जल्दी से ऐलानात करके फिर वो 5 साल पूरे हो जाते हैं, वो रोटी कपड़ा मकान का नारा अपनी जगह रह जाता है। असल चीज ये है कि आपने 100 डेज में जो आपके पास पॉलिसी है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे बनाना है, क्या तब्दीली करनी है, उसके लिए 100 डेज दिए गए थे। ये जो आप कह रहे हैं कि जी कोई चीजें नजर नहीं आ रही हैं, वो इसलिए कोई भी महकमा अभी इस वक्त सामने नहीं आ रहा है, इसलिए कि उस पर बड़ा दिन रात काम हो रहा है। अब देखिए, सूबों के ज्यादातर पॉलिसी तो सूबों में बन रही है। सूबों के अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत बड़ा काम हो रहा है और ठीक ठाक लोगों को इन्वॉल्व किया गया है। मैं खुद एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, मैंने BSc ऑनर किया है, मैं खुद एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ। इसी तरह बहुत सारे लोगों को एंगेज किया गया है। इसी तरह हमारे स्पोर्ट्स के मामलात में कि हम यूथ को किस तरह अट्रैक्ट करें, उनके लिए क्या हो सकता है, और मुख्तलिफ जो हमारे शोबे हैं उन सब पे, एजुकेशन पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, हेल्थ पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। मेरे भाई ने कहा कि जी हेल्थ कार्ड का पता नहीं है, 8 लाख खानदान को जो है ना हेल्थ कार्ड देने का फैसला हमारे बजट में अभी अनाउंस हुआ है कि इस साल हम देंगे। तो ये बड़ी बात होती है। लेकिन देखिए, अगर हम ऐसे ऐलानात करते जाएं और उसका कोई फायदा ना हो तो ये भी मुश्किलात खड़ी करता है। ऐलानात की बात नहीं है ना, हम तो स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कर रहे हैं कि किस पॉइंट के ऊपर कितना काम हुआ है, किसके ऊपर कितना काम अभी शुरू नहीं हुआ है। बिल्कुल मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अभी मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमारे जो 100 दिन पूरे होंगे ना, उसके बाद हर महकमा सामने आएगा, आपको पूरी तरह मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा कि हमने आगे 5 साल में क्या करना है। सारी पॉलिसी, हर डिपार्टमेंट की पॉलिसी आपके सामने होगी। फिर आप पूछ सकते हैं कि जी आपने कहा था कि हम ये करेंगे, आपने क्यों नहीं किया?
तो ये सारी चीजें उस पर बहुत काम हो रहा है। बिल्कुल सही साहब, हम ये बात यहाँ पर कर ही नहीं रहे कि काम क्यों नहीं हुआ, हम यहाँ पर ये बात करें कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर काम हो चुका है। राजा आमिर अब्बास साहब, करप्शन के खिलाफ हम देख रहे हैं स्टेप्स अच्छे हैं कुछ, जैसे कि बाबर अवान साहब का इस्तीफा, फिर शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी, लूटी हुई जायदादें या पैसा वापस लाने के लिए जो मुआहदा हुआ है बरतानवी हुकूमत के साथ, वो भी एक अच्छी कड़ी है इसकी। सर नैब की अगर हम बात करें मजीद इसमें रिफॉर्म्स लाने की या मजीद इसमें चेंजेस लाने की, तो इसके अलावा फिर ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने के वादे भी किए गए और जस्टिस सिस्टम को स्पीडी करने के भी वादे दावे किए गए कि चीफ जस्टिस के साथ बात की जाएगी, इसके ऊपर भी मुशावरत की जाएगी, दौरों में रिफॉर्म्स लाने की बात भी की गई, उनके ऊपर भी कोई खातिर खा काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए सुमेरा, एक जो सबसे बड़ी खातिर ख्वाह चीज़ हमें नज़र आ रही है इस वक्त और जो नहायत ही खुशाइंद है और जो बड़े अरसे के बाद इस मुल्क में हमें नज़र आ रहा है कि हमें ये यकीन है, पूरी कौम को ये यकीन है कि रात को जब उनका वज़ीर आज़म सोता है तो वो यकीनन करप्शन को ख़त्म करने की बाबत सोचता है, ये नहीं सोचता कि मैंने सुबह उठ के कैसे करप्शन करनी है, कैसे मैंने मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, कैसे मैंने बाहर जाके एवन फील्ड्स खरीदने हैं। तो ये एक बहुत ही खुश आइंद बात हमें नज़र आ रही है। नंबर 2, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अभी ये जो इतने जाइगेंटिक हमारे इन गवर्नमेंट के जो उनसे ओपोनेंट्स हैं और यहाँ पे जो माफियाज बैठे हैं जिनके खिलाफ ये करप्शन का उन्होंने एक तबले जंग बजाया है, उन माफिया से लड़ना इसी तरीके से है कि जैसे एक बॉक्सर को रिंग में उतारें और 12 राउंड्स होते हैं। अभी तो पहला राउंड चल रहा है तो अब इस बाबत जैसे कि उन्होंने कुछ टास्क फोर्स बनाई और उसके अलावा कुछ उन्होंने लेजिस्लेशन का भी जिक्र किया कि हम लेजिस्लेशन भी करेंगे, तो ये एक वाकई ही एक पॉजिटिव चीज है। करप्शन आपके इतना जो सरायत कर गई है, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिकली इस देखता रहा हूं, ये कोई 2 हफ्ते या 2 माह में इसको बिल्कुल एरेडिकेट नहीं किया जा सकता। हाँ, अब अगर ट्रांसपेरेंसी की बात हो कि जैसे उन्होंने कहा कि हम LNG के मुआहदे भी अवाम के सामने आ रहे हैं, आपकी सीपेक की डील्स भी आपको पता चलेंगी कि जी क्या हुआ था, आपको ये भी नजर आ रहा है कि जनाब आपके जो के इलेक्ट्रिक के केसेस थे उसमें किस किस्म के किकबैक्स और कमीशंस हुआ करते थे। तो ये तमाम चीजें खुशाइंद है, लेकिन कौम को ये नहीं समझना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि एक लीगल प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसेस में यकीनन टाइम भी लगता है। यानी राजा साहब, जिस तरह से हुकूमत के ऊपर एक तनकीद की जा रही है कि आप पुराने कच्चे चट्टे खोलने की बजाय अपना जो है अपनी तनकीद दिखाएं, वो तनकीद ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक पुराने कच्चे चट्टे नहीं खुलेंगे करप्शन के खिलाफ इक़दाम कैसे होंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे, यहीं से साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। शौकत यूसुफज़ई साहब, चूंकि हम 65 दिन की कारकर्दगी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्या काम हुए हैं क्या नहीं हुए हैं, किन के ऊपर काम शुरू हो चुका है, किन के ऊपर टास्क फोर्स बनी है, किन के ऊपर मुशावरत जारी है, किन के ऊपर काम नहीं शुरू हुआ है। सर 2 बड़े अहम पॉइंट्स हैं, बैड गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस में तब्दील करने का दावा किया, वादा किया खान साहब ने। इसके अलावा इदारों को डीपोलिटिसाइज करना, ये 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिन पर मियाँ साहब ने खास एम्फेसाइज किया, जब वो वजीर आजम है तब भी और जब वो वजीर आजम नहीं थे तब भी। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये कि बलूचिस्तान का एहसास से महरूमी खत्म करने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन उसके हवाले से में कोई खास पैकेज नजर नहीं आ रहा। हम देखते हैं कि अख्तर मेंगल साहब अक्सर शिकवा करते नजर आते हैं। काउंटर कैसे करेंगे सर इन दोनों पॉइंट्स को? देखिए, इस वक्त जो माशी सूरत हाल है सबके सामने है कि आप देखें कि सिर्फ 5-6 सालों के अंदर हमारा जो कर्जा है वो डबल हुआ। यानी कि 2011-12 में तकरीबन कोई 6,000 अरब था और 2018 में ये पहुंच के 30,000 अरब पे पहुंचा। अच्छा, उस कर्जे का ये भी नहीं पता चल रहा है कि कर्जा कहाँ पे, ये खर्च कहाँ पे हुआ। ऐसे मंसूबों पे लगाया गया जिसकी रिटर्न नहीं है और उसका बोझ अवाम को अदा करना पड़ रहा है। इसी तरह आप देखें बिजली के उसमें आप देखें 1200 अरब का खसारा, गैस के मद में देखें 150 अरब का खसारा, PIA को देखें कि 1971 तक 61 सालों में 71 तक टोटल जो खसारा था वो 72 अरब का था 71 तक, और 2008 से लेके 2018 तक सिर्फ 10 सालों में 375 अरब का खसारा। तो ये इस मुल्क के साथ जो जुल्म हुआ है ना, इससे कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता है। अब जाके ये बाहर बैठ के हम पे बातें करते हैं कि जी ये तो कुछ भी नहीं कर रहे। देखिए, पहली बात यह है कि इस मुल्क में अंदर 40 अरब की कम से कम
मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है। सही। ये हुकूमत शुरू दिन से लगी हुई है कि उस मनी लॉन्ड्रिंग को रोके, और सबको नजर भी आ रहा है, FIA के कारकर्दगी भी नजर आ रही है। गो के हम और भी तेज करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है स्ट्रक्चर वही है, अभी फिलहाल वही इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी को लेकर हम चल रहे हैं। तो अगर मनी लॉन्ड्रिंग में हम 40 अरब की जगह अगर 20 अरब भी हम कम कर गए तो आपको तो खसारा ही पूरा हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम कर रहे हैं करप्शन का। देखें, करप्शन रोकना इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ा इशू था। फिर रेवेन्यू जनरेट करना ये बड़ा इशू था। फिर आप देखें कि हम भी रैपिड बस सर्विस बना रहे हैं, और रैपिड बस सर्विस हमें बड़े तनकीदें हो रही हैं, लेकिन हमें हमारे साथ कोई आके बैठे तो सही ना। जब भी कोई मीडिया वाले आते हैं, वो जब शो करते हैं उसके बाद वो मुतमईन होकर जाते हैं कि यार हमें तो कुछ और बताया जाता है। तो उनका मीडिया प्रोपेगेंडा ज्यादा है। आप मुझे बताएं कि हम भी रैपिड बस सर्विस बनाए, इसमें कोई सब्सिडी नहीं है। पहले से बात है कि जी आप खुद जनरेट करेंगे और सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं देगी। अब आप 12 अरब की सब्सिडी वहां दे रहे हैं, गवर्नमेंट कहां से लेकर आएगी 12 अरब हर साल? ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये जो इन्होंने किए यूसुफ ज़ई साहब, गुजारिश ये है, मैंने जो इब्तिदा में इशादारे बोल रहा हूँ, इब्तिदा में बात की थी कि आपके पास पेशावर में लोग आते हैं, आप मुतमईन करके भेजते हैं, लेकिन ये काम इस्लामाबाद में भी होना चाहिए। मैंने जो तजवीज़ दी है कि अगर रोज़ाने की बेसिस पे बिल्कुल मैं बिल्कुल एक हो ब्रीफिंग हो, हर जो सवालात उठ रहे हों उसी शाम को सॉल्व हो जाए, तो ये बिल्कुल सही। ये बहुत अच्छी एक सजेशन है। चूंकि हमारा प्रॉब्लम ये रहा है, मैं अर्ज करूं, देखिए हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि गुज़िश्ता 5 सालों में हमने बहुत काम किया, लेकिन निशाद साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम मीडिया पे हम उस तरह, ये बड़ा अच्छा एक तरीकाकार है कि सजेशन जो है वो आए और बिल्कुल ठीक है, उनके ऊपर फिर अमल दरामद भी किया जाए। राव खालिद साहब, बल्दियाती निज़ाम की अगर हम बात करें, उसमें तब्दीली की बात की गई, बिल्कुल इसके ऊपर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अहम बात यह भी कि मौजूदा जो बल्दियाती नुमाइंदे उन्हें कुछ क्लियर नहीं है, ना उनसे कोई मुशावरत की गई है, ना उनसे कोई मशवरा किया गया, ना उनकी कोई राय ली गई। कभी भी मौजूदा निज़ाम तहलील हो सकता है, कोई पता नहीं कब होगा निज़ाम नया जो है वो कब आएगा, कुछ पता नहीं। दूसरी बात, सूबा जनूबी पंजाब की बात करेंगे, वो वादा जिसकी बेस के ऊपर कई मेंबरान ने जो है वो PTI को ज्वाइन किया और पंजाब में हुकूमत बनाने में मदद भी की, अब तक उसके ऊपर भी कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो बड़े अहम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं ये। देखिए, बल्दियाती निज़ाम जो बुनियादी तौर पे है वो आपके जो बहुत से मसाइल हैं उनका हल वो आपको फराहम करता है। एक तो ये जो बड़े बड़े ठेके जो यहाँ से लिए जाते हैं, कोई MNS की सिफारिश पे कोई वजीर इंटरेस्टेड होता है, वो चीज़ें आलमोस्ट जब ग्रास रूट्स लेवल पे ये सारी चीज़ें चली जाएंगी, ज़िले की लेवल पे, तहसील की लेवल पे, छोटे कस्बों और गाँव की लेवल, विलेज काउंसिल की लेवल पे चली जाएंगी, उनके अपने प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चले जाएंगे। तो वो जो मरहूने मिन्नत होते हैं, MPs के वोट भी इस बुनियाद पे देते हैं, नौकरी के लिए, सड़क के लिए, नाली के लिए, वो कम अज़ कम एक सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, मेरिट पे वोटिंग शुरू हो जाएगी। जो तब्दीली मेरा ख्याल है जो मैंने अब तक सुना है वो तो ये है कि डायरेक्ट इलेक्शन नाज़िम का शायद करने जा रहे हैं, बाकी को बहुत बड़ी उसमें मेजर तब्दीली उस तरह नजर नहीं आती। लेकिन असल तब्दीली यही है कि उनको पावर कब करेंगे। मुशर्रफ के दौर में बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ, सब कुछ हुआ, पुलिस ऑर्डर भी आ गया, इलेक्टेड नुमाइंदों पे ग्रास रूट लेवल पे अफसरान को मातहत भी कर दिया गया, लेकिन फिर MNS MPs के प्रेशर के बाद उनको सरेंडर करना पड़ा गवर्नमेंट को, चाहे प्रोविंशियल थी चाहे मरकजी थी, बिल्कुल। वो फिर दोबारा से वही पुराना सिस्टम शुरू हो गया। तो ये इससे करप्शन भी रुकेगी। उस लेवल पे जब आप चले जाएंगे उसकी लोकल विजिलेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब मेरी गली बन रही होगी मुझे पता होगा ये गली बन रही है, ठेकेदार कौन है, सही बनी है, गलत बनी है। जो नया निजाम इन्होंने प्लान कर लिया है वो कब आएगा, कब नहीं आएगा, सूबा जनूबी पंजाब जो है उसके ऊपर भी काम होना बाकी है, उसका भी कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही। जनरल साहब, नेशनल एक्शन प्लान की अगर हम बात करें, खान साहब ने उसके ऊपर भी बात की थी, इसको भी रिव्यू करना या इसको मजीद अच्छा करने की बात की थी। सर, अगर हम देखें तो नेक्टा को फाल बनाने का भी दावा किया था उन्होंने, उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ, इदारों के साथ कोई ताउन नहीं है। FATF वाली मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है। देखिए, मुझे ज़रा 2 मिनट दीजिए। मैं नेक्टा से पहले आपने गवर्नेंस का सवाल किया था जिसपे मेरा ख्याल है ज़्यादा बात नहीं हो सकी। जी। मैं उस पर थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूँ। बात यह है कि गवर्नेंस जब इम्प्रूव आपने करनी है तो उसके लिए जो अदारे आपके इंस्टीट्यूशंस वो आपने बेहतर करने थे। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो थी ब्यूरोक्रेसी के लिए इस्लाहात और पुलिस की इस्लाहात। ये दोनों तरफ काम नहीं हुआ, और ये मेरिट जो बाद में हम कहते हैं जी मेरिट वगैरह आए, वो तभी आता है अगर आप इंस्टीट्यूशंस को ऐसी बुनियादों पे खड़ा कर दें कि खुद लोग जो वहाँ मौजूद है वो मेरिट पे आए हों
और फिर वो आगे मेरिट को फॉलो करेंगे। अगर आज के सिफारशी तबका वहां पे और जो इनकॉम्पिटेंट है वो सारे बैठे हुए हैं, अब पुलिस में कोई कैरियर प्लानिंग वगैरह का सेंट्रल सिस्टम हमारा नहीं है और मेरिट बेस्ड पोस्टिंग्स नहीं है अभी तक। जो सूबों में जिस तरह निजाम चल रहा है वो सियासतदानों की अपनी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं, लोग वहां पे पोस्टिंग की जाती है। तो मेरिट और उसके बाद इस्लाहात आपके जो तहकीकाती अदारे हैं, FIA है, आपका जो FBR वगैरह है, ये अदारे जब तक आप इनमें इस्लाहात कॉम्प्रिहेंसिव नहीं लेके आएंगे तो ये जो हम कहते हैं कि जी आपकी गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी, गवर्नेंस कभी नहीं होगी। गवर्नेंस तभी होती है जब रूल ऑफ लॉ आप अप्लाई कर सकें। और रूल ऑफ लॉ आप देख लीजिए, आज भी कवानीन जो है वो किसी के लिए जो पावरफुल है उसके लिए सर आपको पॉइंट आ गया। एक लाइन मुझे नेशनल एक्शन प्लान पर प्लीज बात कर दीजिए। पैसा भी चल रहा है। मैं नेक्टा की बात कर दूं, एक सेंटेंस। नेक्टा का मसला ये है कि दोनों चीजें अभी एड्रेस होने वाली हैं। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग का आपने देख लिया कि वो नेक्टा का हिस्सा था जहां हमने फाइनेंशियल ये टेरर फंडिंग कंट्रोल करनी थी, वो FATF यहां से होके चला गया, उस पर काम नहीं हुआ। वो आज आपके सामने पॉइंट्स मौजूद हैं, वो रिपोर्ट हमारे सामने बिल्कुल मौजूद है। इसी तरह जो इंटेलिजेंस का सेटअप आपने बनाना था वो नहीं बना हुआ है, आपस में ताउन नहीं करते इदारे। बिल्कुल सही है, वो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। शाह साहब, सादगी मुहिम की बात की खान साहब ने, उन्होंने कहा मैं अपने आप से शुरू करूंगा, बिल्कुल की भी उन्होंने, बहुत सी जगहों पर हमें सादगी नजर आ भी रही है। अब आते हैं इकोनॉमी की तरफ। बिल्कुल हमने कल एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया था इसके ऊपर, लेकिन हम बात यहाँ पर ये कर रहे हैं कि हुआ क्या। IMF के पास जाने का बड़ा दावा किया, अब जा रहे हैं ऑयल और गैस और बिजली की कीमतें ना बढ़ाने का बल्कि कम करने की बात की, वो उल्टा बढ़ गई है। सर क्या कहेंगे, डिसीजन मेकर पावर की कमी है या कोई और मसला है? नहीं, मैं नहीं समझता कि डिसीजन मेकिंग जो है उनकी गलत नजर आ रही है। मुझे बात करने दीजिए। ये इशू नहीं है। देखें, दो चीज़ें जहन में रखें। एक तो ये है कि ये कोई ख़राबी नहीं है कि अगर एक फ़ैसला करते हैं उस पर तनकीद होती है या नज़र आता है कि ये दुरुस्त नहीं हुआ, उसको ठीक करना, उसको तब्दील करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मुसलसल ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ लैक कर रही है वो ये हो रहा है कि तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं और ये किसी और ने नहीं बढ़ाई, ख़ुद इनके वज़ीरों ने, इमरान खान साहब ने ख़ुद ने और उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने बढ़ा दी हैं। अब उन तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए बड़ा वक्त चाहिए। लेकिन जो ज़रूरत है जिस चीज़ की वो ये है कि हमें आवाम को, आम आदमी को, मीडिया को ये पता चलना चाहिए कि तालीम के शोबे में, हेल्थ के शोबे में, गवर्नेंस के शोबे में, एग्रीकल्चर के शोबे में हो क्या रहा है। मिसाल के तौर पर बल्दियाती इदारों के हवाले से जो ऐलानात किए गए, पहली बात तो ये है कि ये इमरान खान साहब ने नहीं करना, ये सूबों ने करना है। और सूबाई वज़राए आला को और सूबाई हुकूमतों को चाहिए कि वो बताएं कि जो 140 जो आर्टिकल 140 है आइन का, उसके तहत हम क्या इत्तेहादी है ना PTI के साथ, वो भी तो है। और खान साहब नहीं, ये उनका फ़र्ज़ है ना कि वो बताएं कि जनाब हम इंतज़ामी जो इख्तियारात हैं वो भी मुंतकिल कर रहे हैं निचली सतह पर, ठीक है, और सियासी और माली तीनों चीज़ें जो हैं, सियासी आज़ादी चाहिए उनको, मालियाती खुद मुख्तारी चाहिए और इंतज़ामी इख्तियारात उनके पास होने चाहिए, ताकि ये MPAs MNAs के ज़रिए जो फ़ंड्स की तकसीम है, जो करप्शन का बहुत बड़ा एक ज़रिया है, उसको ख़त्म किया जा सके। प्रॉब्लम यहाँ पैदा हो रहा है कि अगर कोई काम हो भी रहा है तो उससे लोगों को आगाही नहीं है, एक बात। दूसरा जो प्रॉब्लम ख़ास तौर पर पंजाब में, पंजाब सबसे, अगर खान साहब और तहरीक इंसाफ वाले पंजाब में कामयाब होते हैं तो फिर वो वफाक में भी कामयाब होंगे, बाकी सूबों में। अगर यहाँ खुदा न खास्ता उनको मुश्किलात उनकी बढ़ जाती हैं, यहाँ कामयाब नहीं होते तो बाकी कुछ भी नहीं हो सकता। पंजाब में मसला अब जो नज़र आ रहा है वो ये है कि यहाँ की जो लीडरशिप है, उस्मान खान बुज़दार हूँ या दूसरे साथी हूँ, वो उनके इमेज ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव उनकी अप्रोच नज़र आती हो, वो बहुत ज़्यादा फ़ाल नज़र आते हों, वो बहुत ज्यादा इमेजिनरी नजर आते हैं। कहा भी यही जाता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो खान साहब कह रहे हैं जो वही वो कर रहे हैं। इस तरफ हमको करने की जरूरत है। ठीक है राजा साहब, ब्यूरोक्रेसी की बात की थी जनरल साहब ने। ब्यूरोक्रेसी में देखा हमने कोई रिफॉर्म्स नहीं, उल्टा वज़रा शिकवा करते हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी से तंग है, फिर वही सियासी मुदाखलत है, इदारों में कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाता, वैसे ही DCOs के तबादले किए जा रहे हैं, शिकायत आपके सामने होगी। दूसरी बात FBR की करना चाहूँगी, अभी भी वही है, टैक्स कलेक्शन का सिस्टम हमने देखा बिल्कुल बेहतर
बेहतर नहीं। हाँ, एक मस्बत बात जरूर है, टैक्स जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा तब्दील हुआ, कम आमदन वाले लोगों में शरह में कमी है और ज़्यादा आमदन वाले लोगों की शरह में इजाफा हुआ है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर है। क्या कहेंगे ब्यूरोक्रेसी के मामले पे? देखिए, ब्यूरोक्रेसी के मामले में या जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं या जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके मामले में इमरान खान साहब खुद डायरेक्टली उनको टैकल नहीं कर सकते। वन मैन कैन नॉट डू इट। अब इमरान खान को जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस या फोकस देनी चाहिए वो ये है कि एक उनके बिल्कुल इनर सर्कल है, उसमें ऐसे लोग होने चाहिए कि जिस पे किसी किस्म का कोई शकूक शुबात, कोई उनकी इंटेग्रिटी, उनकी प्रोफेशनलिज्म और उनके नॉलेज में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ये वो हिसार होगा कि जो आगे जाके ब्यूरोक्रेसी, जो FBI, जो नैब और जो दीगर अदारों से इंटरेक्शन करेंगे। तो इस हिसार में इमरान खान साहब को बिल्कुल 100% उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। इसके बाद ब्यूरोक्रेसी में अगर वो जाएंगे तो जैसे कल परसों उन्होंने कहा कि जी ब्यूरोक्रेसी ताउन नहीं कर रही मेरे साथ, हमारे साथ इश्यूज आ रहे हैं, तो हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि ये इश्यूज आएंगे। इन इश्यूज को टैकल आपने ऐसे करना है कि एक तो आपने ब्यूरोक्रेसी में सीनियोरिटी को जरूर मद्देनजर रखना है, लेकिन सीनियोरिटी के साथ साथ आपने ये देखना है कि इस जो शख्स है या जो ऑफिसर है, इसकी अगर इंटेग्रिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क है, नो मैटर फिर जो भी बात हो, अगर ये कॉन्सेप्ट दे दिया गया कि जी ठीक है इंटेग्रिटी उसकी अगर माजी की थी वो जाने और माजी जाने, लेकिन आज से वो ठीक हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट जाती तौर पे मैं इससे एग्री नहीं करता कि आप उसको कहें। नाज़िम, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स में डिस्कस करती चलूँ। यहाँ पर 7 सनतों में खासकर टेक्सटाइल सेक्टर को मराद दी है, जिसकी वजह से कई कारखाने 3-4 साल से जो बंद पड़े थे वो चलना शुरू हो गए। सादगी मुहिम सही समत में जा रही है। टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। डैम पर काम हो रहा है, घर बनाने के वादे पर भी काम हो रहा है, ग्रीन क्लीन मुहिम पर भी काम हो रहा है, CPEC में भी कुछ पॉजिटिव तब्दीलियाँ आई हैं। यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे, साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जनरल साहब, अगर हम महंगाई की बात करें कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जी महंगाई बहुत हो गई है, आवाम जो है बिल्कुल सरापा एहतजाज है। हुकूमत ने मिनी बजट में कीमतों में बहुत मामूली इजाफा किया, लेकिन महंगाई के इस शोर में हम देख रहे हैं कि दुकानदारों ने, CNG पंप मालिकान ने, LPG डीलर्स और दूसरे जो तमाम मार्केट के डीलर्स हैं, उन्होंने कीमतों के ऐलान करदा जो शरह है उससे कहीं ज्यादा इजाफा खुद से कर दिया है। इस सिलसिले में प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी मुकम्मल तौर पर गैर मुतहरिक है। बात वही फिर इदारों पर आ जाती है। देखिए, बात यह है कि आप फौरी तौर पे अगर कोई इकॉनमी में कुछ तब्दीली लाना चाहें तो सबसे आसान तरीका यही है कि बिजली के रेट बढ़ा दिए जाएं, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए जाएं, गैस के बढ़ा दिए जाएं। ये तो एक आपको बड़ा शॉर्ट टर्म हल आपको मिल जाता है, लेकिन अल्टीमेटली इन चीज़ों से निजात तब होगी जब आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आएंगे, जिसमें कि जो अदारे आपके PIA वगैरह नुकसान में जा रहे हैं उनको आप बेहतर करेंगे, अपने जो आपके सर्कुलर डेट वगैरह है उसको ख़त्म करेंगे, टैक्स कलेक्शन इंप्रूव करेंगे, और फिर इसी तरह आपने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, प्रोडक्ट आपकी इंपोर्ट कम करने का इन्होंने जो काम किया है, अभी इन्होंने देखी है कि रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की है। रेगुलेटरी ड्यूटी लगाने से इनको पैसे कुछ थोड़े एक्स्ट्रा आ जाएंगे, लेकिन जो फॉरेन एक्सचेंज है वो खर्च होता रहेगा, क्योंकि इंपोर्ट्स अगर उसी तरह जारी रहें तो यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को इंपोर्टेड आइसक्रीम भी लेके देते हैं, इंपोर्टेड चीज़ खिलाते हैं, जो फूड प्रोडक्ट सारी जो बाहर से आ रही हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली इनकी इंपोर्ट बंद करनी चाहिए थी ताकि आपका फॉरेन एक्सचेंज बचे, लेकिन यहाँ फॉरेन एक्सचेंज को रोकने बचाने का अभी कोई अमल नहीं किया। लेकिन हुकूमत को अपने अखराजात कम करने की तरफ बड़ी तवज्जो देनी चाहिए, बहुत बड़ी कैबिनेट रखना, या आप देखिए कि वजारतों के अपने बड़े अखराजात वगैरह अगर हों उन पे एक बड़ी नज़रसानी होनी चाहिए जो कि आप कम कर सकें। बचत जितनी ज्यादा हो सके वो की जाए और उसके साथ साथ आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, कुछ इनकम बढ़े। बिल्कुल सही है। ठीक है शौकत यूसुफ, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को डीपोलिटिसाइज करना क्या इतना बड़ा और मुश्किल टास्क है कि वो खुद खान साहब शिकवा कर रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट के लोग ब्यूरोक्रेसी में बैठे और मुश्किलात पैदा कर रहे हैं? देखिए, ये तो 30-40 सालों का एक सिस्टम चला आ रहा है और उसमें जाहिर बात है कि पिछली गवर्नमेंट जो है वो लोगों को ओब्लाइज करते थे और वो जो सिस्टम था, क्योंकि मेरिट तो था नहीं,
तो जिन लोगों को ओबलाइज किया गया, जिनको उठाया गया, वो लोग जाहिर है थोड़ा बहुत वो तो रखते हैं उस तरफ झुकाव, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह इससे नाउमीद नहीं होना चाहिए। जो बंदा खुद लीडर जब करप्ट नहीं होता है ना, तो बहुत सारी चीजें खुद ऑटोमेटिकली ठीक होती हैं। और आप देख रहे हैं कि काफी, यानी वो चीजें जो जनरल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, अपने अखराजात कम करना। अब हम लोग जो हैं, जब पहले हम मिनिस्टर थे पिछली गवर्नमेंट में, तो उस वक्त तक तो हम सब, आपको पता है कि चाय और बिस्किट और जो भी चीजें आती थी लोगों को पेश किया जाता था। लेकिन अब वो सारे किचन बंद हो गए हैं। सीएम हाउस का किचन भी बंद है, हमारे अपने किचन भी बंद है, कोई किसी को नहीं दे। हाँ, अगर कोई अपने जेब से कर रहा है तो अलग बात होती है, लेकिन पहले ये चीजें वापिस, अब एक जो कहाँ पे लाखों में अखराजात है वो जाके हजारों में आ गए। तो ये कि अपने वो एक, ये इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दिखाना होता है लोगों को कि जी हम भी कर रहे हैं, आप भी करें। और ये जो आप कहते हैं महंगाई, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, महंगाई से लोग भी तंग है, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से खजाना छोड़ा गया है, ये पिछली हुकूमतें भी कहती रही कि जी खजाना खाली मिला, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप खजाना खाली भी करें, ऊपर 30,000 अरब का कर्जा भी छोड़े, और जितने बड़े इदारे जहां से आप आमदन हासिल कर सकते हैं वो तमाम के तमाम खसारे में। ये देखे ना, साद रफीक जो कहता है बड़े चीख चीख के मैंने तो रेलवे को ठीक किया। ओ भाई, एक महीने में हमने रेलवे के साथ क्या कर दिया है? वो जो खसारा था वो किधर है? ये पीआईए को बाजी साहब कहते हैं मैंने ठीक करके गया था, तो किधर ठीक करके गया है? 375 अरब का खसारा कहाँ एक महीने में हमने कर दिया? स्टील मिल को आप देखें, तो ये सारे वो सफेद हाथी हैं। या तो इनको, इनके बारे में फैसला करना है और उस पर हम सोच रहे हैं कि इसका क्या करें, क्योंकि इस तरह अगर सिर्फ इदारों को पालते रहेंगे तो आवाम ख्वार होती रहेगी। सही है। राजा साहब, ब्यूरोक्रेसी एक बड़ा चैलेंज है, नई हुकूमत को आते ही ये दरपेश होना था चैलेंज, इस बात का यकीनन सबको इदराक था और अब भी है। क्या पुलिस भी इतना बड़ा ही चैलेंज है जितना ब्यूरोक्रेसी है, जिसको हल करना हुकूमत के बस से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, पुलिस का तो बिल्कुल एक टेक्निकल चैलेंज है कि पुलिस को अगर आप देखिए तो वोटर से लेके, एक छोटे गांव से लेके, तहसील से लेके आपके प्रोविंशियल हेडक्वार्टर तक पुलिसिंग हो रही है। और ये पुलिसिंग जो अभी हम देख रहे हैं कि ठीक है, अब भी वही तरीकेकार है कि एक वोटर जाता है, उसी एमपी को कहता है कि सर इस थानेदार से मेरी जान छुड़वा दीजिए, मेरा ये आपस में हमारी लड़ाई हुई है, ये थानेदार हमें, चाहे वो पीटीआई का एमपी है, चाहे वो किसी मुस्लिम लीग नून का है, पीपल्स पार्टी का है, ग्राउंड पे हमें फिलहाल वही चीज नजर आ रही है कि वही कल्चर है पुलिसिंग का। आपके वही एसएचओस कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ भी हमें चेंज नजर नहीं आ रहा। लेकिन बात यह है कि वो एक पुलिस के लिए इन्होंने लगाए थे, जिन्होंने करना था टास्क, वो एडवाइजर लगे थे दुरानी साहब। दुरानी साहब के बाद अभी हमें नहीं पता कि पुलिसिंग की रिफॉर्म्स किस तरीके से हो रही हैं, आईजीज के क्या इश्यूज चल रहे हैं। तो पुलिसिंग इज द फंडामेंटल, क्योंकि ये आवाम से डायरेक्टली रिलेटेड है डेली की बेसिस पे, तो पुलिसिंग करें। और नंबर 2, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सुमेरा, वो ये है कि आपके जितने भी आईएमएफ है, आप पे जितना भी प्रेशर आ रहा है, लेकिन इसको अगर आपने बैलेंस करना है तो खुदारा वो जो अरबों खरबों के डॉलर्स और लूटेड अमाउंट हैं, उसको लाने के लिए सबसे पहले ऑन वॉर फुटिंग्स, उसको वॉर फुटिंग्स पे टैकल किया जाए। और वो अगर पैसा वापस पाकिस्तान में आता है, उन कल्प्रिट्स को पकड़ा जाता है, तो ये आपके लिए एक बैलेंसिंग फैक्टर बन सकता है। ये एक सजेशन है हुकूमत के लिए। इरशाद साहब, अगर हम इस ब्यूरोक्रेसी के इशू के सोल्यूशन की तरफ आएं तो डाउन साइजिंग जो है वो इस इशू का हल हो सकता है, क्योंकि माजी की इस तरह की एग्जांपल्स कुछ अच्छी नहीं है। नहीं, मैं देखिए, ये भुट्टो दौर में भी हुआ, यह दौर में उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस वक्त ब्यूरोक्रेसी को एतमाद देने की ज़रूरत है, उसमें से जो काली भेड़ें हैं उनको अलग करने की ज़रूरत है। और जो लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं किस तरह से? वो आसानी से हो सकता है। अब हमारे पास जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे काम लें, उनकी कारकर्दगी का पता चलता है, उनकी माजी का रिकॉर्ड देखें, उनकी कारकर्दगी से पता चलेगा। 2 महीने में अंदाज़ा नहीं होगा कि अफसर क्या काम कर रहा है, क्या वो रुकावटें डाल रहा है या वो कुछ काम कर रहा है। ये जब मौजे तुंग ने पहली काबीना बनाई तो 1 साल के बाद उन्होंने चेंज कर दी। सिर्फ मेरे ख्याल 2 लोग रखे, एक मार्शल चंद जी थे और एक दूसरे थे अपना चूएन लाई, बाकी सबको निकाल दिया वजीरों को। तो किसी ने पूछा माओ से कि चेयरमैन आपने ये क्या किया? उन्होंने कहा कि बात यह है कि ये सारे
और वो बड़े पढ़े लिखे लोग थे, इनकलाब में उन्होंने साथ दिया था जदोजहद। उन्होंने कहा कि ये जब बैठते थे तो ये अपनी कौम में खामियां निकालते थे और बाहर की मुझे मिसालें देते थे। सिर्फ चुएन लाई और चंद ये दो थे, वो कहते नहीं ये कौम बड़ी अच्छी है लेकिन इसको ख़राब किया गया है, तो हमने इसको सुधारना है, इसकी इस्लाह करनी है। तो ये जो हुब्बुल वतनी का जज्बा, कौम से मोहब्बत का जज्बा है, जिन लोगों में नज़र आए अवाम दुश्मनी के मुजरासिम नज़र आए और जिनको अवाम दोस्त वो समझें उनको रखें, बाकियों को निकालें और दूसरे लोग लाएं। यानी कि दूसरा ये है कि खान साहब को फौरी तौर पर जो करना है वो है कि उर्दू ज़ुबान CSS में उर्दू ज़ुबान इम्तिहानात जो हैं लाजमी करार दी जाए, उर्दू ज़ुबान में लाजमी करार दिए जाएं। मेरे पास वक्त चूँकि ख़त्म हो चुका है। जनरल शोएब साहब आपका बहुत शुक्रिया, राजा अमीर अब्बास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, इरशाद अहमद आरिफ साहब, राव खालिद साहब आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सुमैरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।